नमस्कार मित्रों, आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई यानी विश्व हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लीवर से संबंधित जितने भी सूजन की बीमारियां हैं उसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, खासकर जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बताना। इसके बारे में क्यों ऐसा मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जागरूकता फैलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि करीब करीब अभी भी 29 करोड़ लोग हैं इस धरती पर जिनको कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, लेकिन चूंकि उनको कोई लक्षण नहीं है इसलिए वो इलाज के लिए अग्रसर नहीं होते। तो फिर उनको इसके बारे में बताना, फाउंड द मिसिंग लिंक, ये इस बार का थीम है कि जो 29 करोड़ लोग हैं जो इलाज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको बोध नहीं है कि उनको कोई खास दिक्कत है, तो वो उनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, उनको सचेत करना कि भाई आपको ये बीमारी है, ये आगे चल के नुकसान करेगा, तो इसके प्रति जागरूकता फैलाना। कब से मनाया जाता है? वैसे तो शुरू में हेपेटाइटिस बी का अवेयरनेस डे मनाया जाता था 2004 ईस्वी से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, बोले कि नहीं हेपेटाइटिस ही नहीं और भी सब वायरस के खिलाफ और होल हेपेटाइटिस के खिलाफ मनाना चाहिए। तो उसके बाद लोगों में जागरूकता फैली, तो फिर धीरे धीरे करके 2008 में भी इसको मनाया जाने लगा, लेकिन उस समय इसका दिन अलग था। उस समय जो था ये एक्चुअली 12 मई को मनाया जाता था लेकिन फिर इसका दिन जो है चेंज करके कर दिया गया 28 जुलाई। 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस डे ये मनाया जाता है और ये WHO के द्वारा ये एस्टेब्लिश्ड डे है, यानी कि बहुत कम ही दिवस है जिसको WHO ये कहता है कि एडवोकेट करता है कि भाई हाँ ये डे मनाना चाहिए। वैसा केवल 8 दिन है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी उसमें एडवोकेसी है, यानी कि ये एडवोकेसी का अर्थ हुआ कि वो उतना सीवियर प्रॉब्लम है कि उसको इवन WHO तक एंडोर्स करता है कि नहीं ये दिन सही में मनाना चाहिए। तो वो कौन कौन सा दिन है इसके अलावे, तो उसमें है HIV डे जो मनाया जाता है, जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जो आपका वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, जो इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो ये सब वो दिन है, सेलिब्रेशन है जो कि WHO एंडोर्स करता है। तो उसी में से एक है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और सन 2011 ईस्वी से इसको ऑफिशियली जो है कि मनाया जाने लगा। तो फिर 28 जुलाई का दिन क्यों चुना गया? 28 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़े फिजिशियन साइंटिस्ट का जन्म हुआ था, डॉक्टर ब्लूमबर्ग। और ये ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क में जन्मे थे, ये बेसिकली यहूदी परिवार के थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की थी। 1925 में इनका जन्म हुआ था और ये 2011 में ही इनका देहांत हुआ अप्रैल में। तो ये जो है कि इन्होंने जब इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1976 का, नोबेल प्राइज़ भी मिला इनको मेडिसिन का। तो किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी का खोज किया था। ऑस्ट्रेलियल ऑर्गेनिज्म में जब ये पीलिया का अध्ययन कर रहे थे तो देखे कि कुछ स्पेशल प्रकार का एंटीजन मिल रहा है एक वो आदमी में जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तब से उसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के रूप में जानने लगा। तो उन्होंने न केवल इसका ये पता लगाने का तरीका खोजा बल्कि उसका डायग्नोस्टिक किट ईजाद करने में हेल्प किया, बल्कि साथ ही साथ उसका टीका भी बनाया इन्होंने। और इस टीके को इनकी जेनरोसिटी ऐसी थी कि इन्होंने इसका कोई पेटेंट नहीं करवाया और ये दे दिया वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई पैसा नहीं लिया। मानवता के कल्याण के लिए इन्होंने यहाँ तक सोचा। जब इनसे इंटरव्यू एक बार इंटरव्यू दे रहे थे ये टाइम्स मैगजीन को, तो उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर क्यों बने, क्योंकि शुरू में वो मैथ लिए हुए थे। तो डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि यहूदी विचारधारा में कहा जाता है कि अगर आप एक जान बचाते हैं मतलब एक संसार आप बचाते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम है डॉक्टरी पेशा, इसलिए ये डॉक्टरी पेशा में आए थे। और इन्होंने मेडिकल साइंस को बहुत कुछ दिया और ये मेडिकल साइंस के थ्रू मानवता को इतना सेवा किए कि 2005 ईस्वी में इनको जो है कि अमेरिकन फिलोसफिकल कांग्रेस का भी इनको ये बना दिया गया फेलो और उसके प्रेसिडेंट भी रहे 2005 में। तो
ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और 28 जुलाई के दिन के चयन में भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि भारत में जो उड़ीसा राज्य है उसमें कटक मेडिकल कॉलेज है, वो कटक मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर जो कि हेपेटोलॉजी विभाग के थे, उन्होंने ही एक बार ब्लूमबर्ग ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो उन्हीं के कहने पर कि भाई ये दिवस मनाया जाए 28 जुलाई को। तो शुरू में तो ये प्रपोजल उन्होंने दिया था, उस समय वो जीवित थे ब्लूमबर्ग, लेकिन बाद में जब उनका देहांत हुआ तो फिर ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये मैटर उठा, तो सब लोगों ने इसको कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, उनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को 28 जुलाई को ही मनाया जाए। और 28 जुलाई 2011 से ये हर वर्ष मनाया जाता है। अलग अलग साल इसको अलग अलग थीम होता है, लेकिन जैसे इस बार का थीम है फाइंड द मिसिंग लिंक, यानी कि जो 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको हेपेटाइटिस बी है या कोई भी प्रकार का वायरल संक्रमण हेपेटाइटिस का है, और वो आप उससे वो परिचित नहीं है, अवगत नहीं है, वो बोध नहीं है उनको, क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। तो अब हम ये तो हो गया पृष्ठभूमि कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं एक चमड़े का डॉक्टर हूँ और मैं इसको क्यों इसका वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी और प्रारंभिक रूप होता है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग चमड़ा को देखकर समझते हैं। ये कलाकारी कि चमड़ा देखकर आप अंदर की बीमारी को पकड़िए, ये डर्मेटोलॉजी में सिखाया जाता है। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। और कुछ और भी कारण है जिसके चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक हमारा और भी काम है कि हम भोजन बदल के हर बीमारी को ठीक करने का जो चीज़ सीखे। खासकर हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। तो इसका इलाज करते करते ये सब बोध हो गया कि शरीर में एक ही बीमारी का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अगर हम उस प्रोसेस को रोक दें तो उस प्रोसेस के चलते शरीर के विभिन्न अंगों में जो गड़बड़ी हो रहा है वो सारा गड़बड़ी रुक जाएगा। क्योंकि हम अलग अलग विभाग के नज़रिए से देखते हैं कि ये हेपेटोलॉजी विभाग हुआ, ये डर्मेटोलॉजी हुआ, ये गैस्ट्रो हुआ, ये न्यूरो हुआ, ये अलग अलग मानसिक विभाग हुआ, लेकिन भगवान शरीर अलग अलग करके नहीं बनाया, ये सब शरीर जुड़ा हुआ है। और लीवर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सभी अंगों में। लीवर का रोल एक बिल्कुल अलग प्रकार का रोल है, उसका बिल्कुल अलग, वही हम लोग अभी जानेंगे। इसीलिए ये हर एक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक होना होगा। केवल एक ही विभाग के व्यक्ति का जिम्मेदारी ये नहीं है कि खाली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वही उसी पर छोड़ दी जाए, तो ऐसे में तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है। एक तो डॉक्टर की संख्या कम है और डॉक्टर में भी और जो सुपर विशेषज्ञ हैं उनकी संख्या और कम है। दूसरी बात, चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो हम जितना भी वीडियो देखे यूट्यूब पर, हमको यही लगा कि नहीं, इसमें भी मिसिंग लिंक है, जो बहुत सारा चीज़ जो नहीं बोला गया है, जो बोलना जरूरी है। और खासकर जब हम 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, क्योंकि मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD, फाउंडिंग HOD और स्किन BD इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि बिहार सरकार का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, एम्स के पैटर्न पर बना हुआ है। जैसे SGPGI लखनऊ में है, वैसे IGMS पटना में है। तो IGMS में जो हम इस विभाग को शुरू किया स्किन BD, और करीब करीब 90,000 से 1 लाख मरीज देखे, तो इसका जो अनुभव हुआ, तो शुरू में स्किन देखते थे, लेकिन जब देखते जब लगा कि और भी अनुभव होते गया, तो फिर आदमी सब सीखते गया। तो फिर अब आदमी इतना कैपेबल हो गया कि एक SLE के मरीज को भी अकेले हैंडल कर सकता है। अब जब SLE के मरीज में आप देखिएगा कि उसमें लीवर भी SGPT भी बढ़ा हुआ है, उसका बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है, उसका हेमोलाइसिस का और भी लक्षण है, उसमें हेपेटाइटिस B का भी इन्फेक्शन है। तो अब लेकिन जब आप दवा दीजिएगा तो उसका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। और हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, ये हर वीडियो में हम बताते हैं। तो बीमारी यहीं से शुरू हो जाता है, गलत भोजन और गलत जीवन शैली से ही सारा बीमारी होता है। तो अगर आप बीमारी गलत भोजन से पैदा किए हैं, अगर आप बीमारी गलत एक्टिविटी के से पैदा किए हैं, गलत जीवन शैली से पैदा किए हैं, तो यदि आप पैदा किए हैं तो उसको सुधारा भी जा सकता है। हाँ, एक स्टेज आता है जबकि वो कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाता है। आप इतनी आगे निकल गए हैं
कि आप उससे वापस नहीं आ सकते, तो वो कंडीशन अलग बात है। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर आप इसको यूज कीजिएगा तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ। मैं हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ। मैं ब्रेन ट्यूमर डे पर भी बनाया, ये ब्रेन दिवस था उस पर भी बनाया, और आगे भी बनाता रहूँगा, क्योंकि जो जानकारी है वो सब लोगों तक पहुँचना चाहिए। और ऐसे भी आजकल कोविड के एरा में टेली डर्मेटोलॉजी, टेली मेडिसिन का ज़माना है, लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर किसी के भी काम आ गया तो ये समझिए ये प्रयास सार्थक होगा, और बनाने में हमारा आनंद है, क्योंकि ज्ञान बांटने में आनंद होता है। तो ये पर्पस है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस का लिटरल मीनिंग क्या है? कहीं भी आइटिस लग जाए मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी किसी भी चीज़ में। एंसेफेलाइटिस मतलब दिमाग का इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन का अर्थ हुआ मतलब उस वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा, और वहाँ पर ब्लड वेसल्स लीक करेगा, लाल हो जाएगा, ज़्यादा खून का सप्लाई होगा, और जो है गर्म हो जाएगा, रेड हॉट ये सब होने लगेगा। तो आप लीवर का हॉट तो बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन लीवर का काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो लीवर का बेसिकली पर्पस क्या है पहले ये समझिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे जो मेडिकल से जुड़े हुए नहीं हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनको समझदारी के लिए पहले समझिए कि लीवर का काम क्या है। लीवर को कहा जाता है ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। चमड़ा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये, और उसके बाद सेकेंड में है लीवर। तो लीवर का वजन करीब करीब 2 किलो के आसपास, 1.5 से 2 किलो के आसपास वजन है इसका। और ये जो है कि इसका साइज करीब करीब 14-15 सेंटीमीटर के आसपास का साइज है इसका। और इसका 2 लोब होता है, लेफ्ट एंड राइट लोब। लीवर में एक का काम क्या है? लीवर बेसिकली मेटाबॉलिज्म का, ये तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये ग्लैंड है बेसिकली, इसमें बहुत प्रकार का सिक्रेशन होता है, बहुत प्रकार का चयापचय का काम होता है इसमें जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये इसमें यहाँ होता है। ये समझिए पावर हाउस है शरीर का। तो हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन आंत में पचता है, और पचाने में भी लीवर का योगदान है, क्योंकि वो पित्त निकालता है। पित्त से जितना भी फैटी चीज़ है वो पचता है। पित्त का और भी काम है, ये फैट को एमल्सिफाई करता है। पित्त जो है कि आपका ये बैक्टीरिया को भी के शरीर में भी काम करता है, बहुत प्रकार का काम है, और ये सर्कुलेट होते रहता है। और जो है कि ये पित्त जो है सिक्रीट करता है लीवर। और ये जब भोजन पचता है आंत में जा करके, तो पचता है तो उसका छोटा छोटा कण निकलता है, और न्यूट्रिएंट जो होता है वो उसका सिंपल फॉर्म, टूटा हुआ रूप, बहुत ही बारीक रूप जो निकलता है, जो बेसिक रूप होता है वो निकलता है। कम्प्लेक्सिटी से सिंपल बना के उसको तोड़ दिया जाता है, और वो फिर लीवर में जाता है, और उसको जो जिस फॉर्म में वो गया है उससे शरीर के लिए यूजफुल फॉर्म का सब चीज़ तैयार होता है। वहाँ से प्रोटीन भी तैयार होता है। यदि वो आप ज़्यादा खा लिए हैं तो उसको जमा करके भी लीवर रखता है चर्बी के रूप में, वो भी स्टोर रखता है, ताकि किसी दिन आप खाए किसी दिन नहीं खाए। तो जब नहीं खाए तो भी आप तुरंत नहीं मर जाइएगा। वो लीवर जो है जो स्टोर करके रखे हुए है उसको जला के वापस आपके लिए ऊर्जा पैदा करते रहेगा। और आप अगर कोई गड़बड़ चीज़ खाए हैं तो उस टॉक्सिटी को भी लीवर हटाता है। लीवर का 500 से ज़्यादा काम है। तो ये आपका शुरू में जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस दौरान आरबीसी यानी खून भी लीवर में बनता है, लेकिन बाद में जन्म के बाद ये फिर बोन मैरो में बनने लगता है। लेकिन बच्चों में ये लीवर में भी बनता है, धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बनता खून तो खैर बोन मैरो में हो, है ना, अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन इसका जो कब्रिस्तान होता है खून का वो होता है लीवर, यानी लीवर में जाके टूटता है। तो लीवर में भी टूटता है, और स्प्लीन एक प्लीहा करके ऑर्गन है उसमें भी टूटता है। लीवर होता किस साइड में? तो लीवर जो है आपके राइट साइड में होता है, यहाँ पर लीवर होता है। लीवर को आप छू नहीं सकते क्योंकि ये आपके पसलियों से ढका रहता है। और लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है, राइट साइड में लीवर होता है। और लीवर के जस्ट अपोजिट में यानी कि हार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है आपका स्टोमक रहता है। स्टोमक के बाद ड्यूडेनम होता है, और ड्यूडेनम के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर ऐसे करके वो मलद्वार से मल बाहर निकल जाता है। तो ये जो है आपका लीवर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये आपका जितना भी इम्यूनिटी भी
इसी से ये होता है। ये प्रोटीन भी बनाता है, एल्बुमिन बनाता है, ये आयरन को भी स्टोर करता है, ये विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन भी ये उसको ये अच्छे से उसको यूज में लाता है कि जहाँ जहाँ यूज है वो सब जगह भेजता है ये। तो ये एक साथ बहुत सारा काम करता है। और भगवान लीवर को एक्स्ट्रा दिया है, करीब करीब 60 से 70% लीवर एक्स्ट्रा दिए हुए है, रिजर्व है आपका, फालतू दिए हुए है। फालतू इन द सेंस कि मतलब आपका जीवन जीने के लिए तो 30 से 40% लीवर ही जरूरी है, लेकिन आपके को दे दिया है 100 पैसा। ठीक इसी प्रकार से किडनी भी करीब करीब 70% फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व दिया हुआ है। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि प्रकृति आपको हमेशा जिंदा रखना चाहता है। आप खुद सोचिए कि कोई आदमी लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से क्यों मरता है यदि एक्स्ट्रा दिए हुए? क्योंकि वो इतना लापरवाह हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब शरीर के प्रति इतना ज़्यादा खराब भाव से भर जाता है कि वो जाने अनजाने में शरीर को बिल्कुल तबाह करने लगता है। वो सोचता है कि हम हर चीज़ को जम के खा लें और मेहनत बिल्कुल ना करें, जो कि ये शरीर के विरुद्ध का घटना है। देखिए मनुष्य का आदत क्या है, आजकल कोविड एरा चल रहा है। अब कोविड के चलते इसमें क्या हम लोगों को सिखाया जाता है कि लड़ो, फाइट विथ कोरोना। ये वक्तव्य ही गलत है। अब ये बताता है कि मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी किस दिशा में जा रही है। मनुष्य का कहना है कि हम अपने आप को 1 इंच भी नहीं चेंज करेंगे। हम गलत भोजन कर रहे थे तो हम गलत भोजन ही करेंगे, हम भोजन नहीं सुधारेंगे। हम अगर नहीं टहलते थे तो हम बिल्कुल नहीं टहलेंगे। हम अपने आप को 1 इंच भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम दुनिया भर का वैक्सीन खोजेंगे, हम दुनिया भर का दवा खोजेंगे और हम अपने जिद पर अड़े हैं, हम फाइट करेंगे। ये फाइट का मनोविज्ञान है। कोई भी आदमी बोलता है कि हमको लड़ना है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। लड़ के आप किसी से नहीं जीत सकते। इस धरती का जो सबसे अमीर आदमी है, इस धरती के सबसे गरीब आदमी को भी कहे कि तुमको हम हरा देंगे, तो वो बोलेगा कि तुम हमारे शरीर को भले काट सकते, हमारी आत्मा को काट नहीं सकते। तो फिर आप उसको कैसे मार दीजिएगा? अगर आप सही में सोचते हैं कि आप किसी को मार करके उसको हरा सकते हैं, तो जीसस को हार जाना चाहिए था। जो आदमी जीसस को क्रॉस लगाया, उस आदमी को कोई नहीं जानता, लेकिन जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, लेकिन फिर भी लोग जीसस का पूजा करता है। तो जीता कौन इसमें कौन जीता? जीता तो जीसस। तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि लड़ करके आप जीतिएगा? और मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है, हुसैन साहब जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बात को फैलाते थे, उनको मार दिया गया। तो जो लोग मारा उसको तो कोई दुनिया नहीं जानता, उसको बल्कि उल्टा पत्थर से मारा जाता, शैतान कहा जाता उसको। और जो उनके लिए लोग छाती पीटता है मुहर्रम में, मतलब उनको अच्छा समझा जाता। तो जीता कौन? लॉन्ग टर्म में कौन जीता? वही जो मर के भी जीत गया। तो ये जो है ना, बेसिकली इस कंसेप्ट को बदलना होगा कि जो हम लोग बोलते हैं कि फाइट करो, नहीं, फाइट किसी बीमारी से करके नहीं जीत सकते। हेपेटाइटिस बी से भी जीतना है तो ये मत सोचे कि हम वैक्सीन खोज लिए हैं, हमारे पास टेनोफोवीर का गोली आ गया, हमारे पास इंटरफेरॉन का गोली आ गया, तो हमको क्या दिक्कत है, हम जैसे रहना चाहते वैसे रहेंगे, हम गोली खा लेंगे। नहीं, ये एटीट्यूड सही नहीं है। ये एटीट्यूड इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो गोली का एक लिमिटेशन है। आप अगर अपना भोजन नहीं सुधारिएगा तो गोली कुछ काम नहीं करेगा। आप रेमडेसिविर खोज लीजिए, आप खोज सकते हैं रेमडेसिविर, जो कि मारता है आपका कोरोना वायरस को, लेकिन ये मारता है, लेकिन ये फेल हो जाएगा अगर आप अपना जीवन शैली नहीं सुधारिएगा। और तो हर आदमी जानता है कि रेमडेसिविर से ज़्यादा काम करता है आपका स्टेरॉइड। वायरल हेपेटाइटिस में भी आपको इम्यूनोसप्रेसिव भी देना पड़ेगा, अगर आप जो है कि ज़्यादा, नहीं तो फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा, सिरोसिस में चले जाइएगा आप, सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। तो इसीलिए ये इस मेंटलिटी को बदलना है कि भाई जो हम लोग को ऐसा नहीं, किसी बीमारी से फाइट नहीं करना है। हमको ये समझना है कि हम बीमार पड़े क्यों। हम चूंकि गलत भोजन खाए, हम नहीं टहलते थे, 15-20 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाते थे। भगवान एक शरीर बनाया है, एक तरीका बनाया है कि आप अगर इस धरती पर अगर बायोलॉजिकल क्लॉक दिया है, आपको शरीर बता देता है कि अब मत खाओ, लेकिन हम लोग उस क्लॉक को दबा देते हैं और फिर खाने लगते हैं। मेहनत करते हैं 2000 कैलोरी, खाना खाते हैं 4000 कैलोरी, और उसमें भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, और आप चलते नहीं। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे, वो तो हम अपने हर वीडियो में करते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारा हमारा वीडियो, जो हम तो 100 वीडियो बनाए, तो उसमें बहुत सारा वीडियो जो है लोग नहीं देख पाए, और ये हमारा पहला वीडियो ही वो देख रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें भी फिर से बताएंगे अपने हर में जो हमारा फिलॉसफी है कि हम बीमार क्यों पड़ते, जो हम खोजे दुनिया में, वो सबके पास जाना चाहिए। वो
हमारे पास ही केवल नहीं रहना चाहिए, ये सबके पास जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये मानवता, जो ब्लूमबर्ग थे उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि हम इसे धन बना लें। वो वैक्सीन खोजे थे, वो चाहते तो धन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दिया। तो इसीलिए वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम जो भी हम सीखे हैं मरीज देख करके वो सबको बांट देना चाहिए, वो अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गया। तो लीवर का काम क्या क्या हम डिस्कस कर रहे थे। तो लीवर का बहुत सारा काम है। इसमें ये आरबीसी को तोड़ता है, जो 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है, रेड ब्लड सेल। जो इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाना, हर सेल में। बिना ऑक्सीजन के तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजनेशन जरूरी है। तो ये काम करता है रेड ब्लड सेल आपका। तो ये आरबीसी, लेकिन 120 दिन के बाद, या फिर जो गलत आरबीसी है, जो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको स्प्लीन में भी वो छटनी हो जाता है, लीवर में भी टूटता है, दोनों जगह वो टूटता है। उसका ये होता है। कभी कभी जब ज़्यादा टूटने लगता है तो उसके चलते भी जॉन्डिस हो जाता है ना, हम उसको तो ये बोलते हैं। तो ये हुआ लीवर का काम। इसमें प्रोटीन भी बनता है, इसलिए लीवर गड़बड़ होगा तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, और उसके चलते एल्ब्यूमिन कम होगा तो पानी को रोक के रखने का शक्ति खून में जो है, ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, खून की नली से खून बाहर निकलने लगेगा। तो देखिएगा कि जिसको भी लीवर खराब होगा उसके पेट में पानी जमा होने लगा, एसाइटिस उसको कहते, उसको हाथ पैर में सूजन आने लगेगा। तो ये सब चीज़ प्रोटीन की कमी से होता है, जो कि लीवर जब गड़बड़ाएगा तो प्रोटीन, और लीवर का गड़बड़ी भी उसी कारण से होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो गलत भोजन खाइएगा तभी लीवर खराब होगा, अदरवाइज तो खराब होगा नहीं। आप जब सही भोजन कर रहे हैं, और जितने भी हम वीडियोस देखे, बड़े से बड़े डॉक्टर का लेक्चर देखे, हम यही अनुभव किए कि वो खाली यही स्ट्रेस कर रहे हैं कि आओ हमसे दिखाओ, और जो है कि ये टीका लो, ये दवा लो। अरे भाई, ये दवा लो, ले तो लोगे तुम, ये वैक्सीन ले लोगे तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, तुमको हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, दूसरा बीमारी होगा, तुम कैंसर से मरोगे, क्योंकि वैक्सीन तुम ले लेने के बाद भी कैंसर से नहीं बच जाओगे। लीवर का कैंसर तो फिर भी होगा। आप जो बेस्ट से बेस्ट स्टडी हुआ है वो ये बिल्कुल कहता है कि लीवर का टीका ले, ये आपका जो हेपेटाइटिस बी का टीका ले भी लीजिएगा तो भी जो है कि आपको वो कैंसर से नहीं बचाएगा। कैंसर तो हो ही सकता है, आप अगर आदत नहीं बदलिएगा, अपना भोजन नहीं बदलिएगा तो कैंसर तो हो ही सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर हाल में आपको लड़ना नहीं है, खुद को सुधारना है। हमेशा ध्यान दीजिए, लड़ना है तो केवल खुद से, उन गलत आदतों से लड़ना है जो आप अपने अंदर बनाए हैं। तो ये जो है कि अभी आप सोचिए, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि जैसे कि अभी आज के डेट में ये जो लीवर का बीमारी है उसमें करीब 29 करोड़ लोग को वो पॉजिटिव है, लेकिन कोई लक्षण नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से कोरोना में भी जो पॉजिटिव है, लक्षण नहीं मिल रहा है, उसको बस खाली अपना डाइट सुधारने का जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पीछे पड़ जा रहे हैं, एरिया का एरिया सील कर दे रहे हैं, पागलों की तरह सोडियम हाइपोक्लोराइट स्प्रे कर रहे हैं, जबकि ये WHO भी कह चुका है कि ये सबसे वायरस नहीं मरता है। लेकिन हम लोग जो आदत पकड़ लेते हैं वो गलत आदत को ही सब लोग वही हाथ धुलवा रहा है, सब लोग मास्क लगवा रहा है, जो कि मास्क का छेद जो होता है N95 का छेद वो 20 गुना बड़ा है, वायरस उससे 20 गुना छोटा है, वो कहाँ से रुक जाएगा N95 मास्क से भी। लेकिन हम लोग ये पागलपन का हरकत किए जा रहे हैं। खैर, जब केस बढ़ेगा तो देखिएगा कि सरकार खाली जो कोविड मरीज है, यानी जिसको सिम्टम है, इसको सीवियर सिम्टम है, खाली उसी का इलाज करेगा अस्पताल में। बाकी के लिए व्यर्थ का ये पॉजिटिव नेगेटिव का ये जो है कंसेप्ट खत्म करना होगा, नहीं तो उसके चलते ये हो जाएगा। तो खैर, हम अभी अपना टॉक ये आपका हेपेटाइटिस बी पर लिमिट रखते हैं, तो हेपेटाइटिस पर लिमिट रखते हैं। तो लीवर का काम समझ गए हम कि ये भोजन का पाचन क्रिया करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है, ये आपका प्रोटीन बनाता है, ये आपका टॉक्सिन हटाता है, अमोनिया को यूरिया बनाता है, और ये आपका बाइल निकालता है जिससे कि खाना पचता है। तो ये इसका इम्यूनिटी में भी इसका रोल है ना, इम्यून पावर में भी इसका रोल है। तो मतलब कि ये बहुत सारा काम करता है, ये आपका 500 से ज़्यादा काम करता है। तो इसका ये सब काम हो गया। अब आइए कि ये लीवर में सूजन होता कैसे है। लीवर में सूजन होने का बहुत सारा कारण है। कारण तो सबका गलत भोजन है, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक तो अल्कोहल इंपॉर्टेंट कारण है कि अल्कोहल जो हम वाइन लेते हैं, तो वाइन लीवर को डायरेक्टली ये करता है, क्योंकि वाइन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट वाइन से भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और ये डायरेक्टली लीवर सेल को डैमेज करता है। दूसरी बात ये जो है कि आपका अल्कोहल से लीवर डैमेज होता है, और
एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से जो फैटी लीवर होता है ओबेसिटी के चलते, वो ओबेसिटी भी तो एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से ही होता है, तो और उसी के चलते आपका भी लीवर डैमेज होता है। और एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा तो उससे इन्फेक्शन भी पकड़ेगा, तो फिर डिफरेंट टाइप का वायरस जो है इसमें वो पाया गया है कि वो हेपेटाइटिस कराता है। तो हम लोग अभी आज जो है अपने टॉक को इस सब भी तीनों पर हम लोग लिए रखेंगे। तो अब क्या है कि हेपेटाइटिस जो वायरस होता है उसके बारे में समझिए। हेपेटाइटिस वायरस को जो बांटा गया है ABCDE इतने प्रकार में बांटा गया है। तो इसमें से केवल बी वायरस ही ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, एनवेलप्ड। लेकिन बाकी सारा वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। ये एक तो बेसिक बात हो गया, यानी ओनली बी वायरस है जो कि डीएनए वायरस है। बाकी जितना भी वायरस है वो ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये सब का सब आरएनए वायरस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये सब का सब वायरस अकेले इन्वॉल्व कर सकता, लेकिन एक वायरस है जो अकेले इन्फेक्शन नहीं करता, वो है डी वायरस। तो डी वायरस होता है हेपेटाइटिस डी वायरस, वो अकेले इन्फेक्शन नहीं करता, वो हेपेटाइटिस बी के साथ ही वो कर सकता है, अकेले उसका कोई योगदान नहीं है, अकेले कुछ नहीं कर सकता वो। और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो वो सुपर एडेड इन्फेक्शन करता है। तो ये एक अलग बात समझ गए आप। उसके अलावा और जानिए कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कैसे होता है, तो इसमें से जो ए और ई वायरस है ये फैलता है आपको फीकल ओरल रूट से, यानी गंदा पानी पीने से या फिर किसी संक्रमित पानी पीने से ये होता है। हालांकि ये हमारे थ्योरी से थोड़ा अलग बात है, लेकिन अभी तक किताब में लिखा हुआ है तो आप ये पहले हम बता देते हैं, फिर हम क्यों बताएंगे कि नहीं हर वही गंदा पानी हर आदमी पिएगा तो हर आदमी को नहीं हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी, लेकिन हम बोलते हैं उसका कारण अलग है। इम्यूनिटी मतलब प्रोटीन, आप कितना प्रोटीन खाए वो हम अभी समझाएंगे। तो लेकिन अभी के लिए समझिए कि गंदा पानी पीने से फीको ओरल रूट से ये होता है आपका हेपेटाइटिस ए और ई। अब जो बच गया बाकी आपका BCD, तो ये जो BCD है ये आपका खून से जो सीरम जो है, जैसे कि ओरल म्यूकोसा का फ्लूइड या फिर जो है कि सेक्सुअल रूट से अगर कहीं सेक्स कर रहे हैं उससे जाएगा, और जो है कि माँ से बच्चे को जाएगा, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और जो है कि ये साथ ही साथ गलत निडल्स के एक ही सुई दूसरे को कर दिए तो ब्लड का जो है मिक्सिंग हो गया, उसके वजह से जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, ये ओवरव्यू समझ गए। अब जानिए कि ये हेपेटाइटिस वायरस जो आता है तो जो जनरली ए और ई होता है वो एक्यूट सिम्टम देता है। एक्यूट सिम्टम आया, उसमें इन्फेक्शन कराया और जॉन्डिस कराया और मरीज 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है सामान्यतः। थोड़ा बहुत उसको सपोर्टिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी और डी है ये क्रोनिसिटी करता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन करता है, ये चलता रहता है। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव भी है तो आप जिंदगी भर ठीक जीवन जी सकते। और अभी हम बताएंगे कि अगर डाइट कंट्रोल कर लीजिएगा तो पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नहीं भी होता है तो आपको कभी भी भविष्य का कभी भी कैंसर कराएगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब आप समझिए कि आखिर ये क्या हर हेपेटाइटिस का इलाज करना जरूरी है? इलाज इन द सेंस कि आपको अपना भोजन तो बदलना ही होगा। अब आप हमारा थ्योरी समझिए कि बीमारी क्यों होता है। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, और कम से कम 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी नहीं निकले, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है बीमारी होने का। तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो। कुछ भी कैसे खा लो? एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, खाली ऑफिस में बैठ के काम करे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो इसीलिए ये हेपेटाइटिस क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो,
बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, डी हो, सब ठीक हो जाएगा। किसको कहते हैं चीनी? जब तक ये ना जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर माँ गलत भोजन करेगी तो उसका बच्चा को इन्फेक्शन पकड़ेगा। माँ गलत भोजन करेगी तो उसके बच्चे को इन्फेक्शन पकड़ेगा। और अगर बच्चा बाहर आ गया, माँ गलत भोजन करेगी तो उसके दूध में ज़्यादा चीनी चला जाएगा तो उसके बच्चे को इन्फेक्शन पकड़ेगा। याद रखिए। तो अल्टीमेटली कारण आपका भोजन ही है। भोजन सुधार दीजिए, हर बीमारी से छुटकारा। कभी भी ये गुमान मत कीजिए कि मानव जाति ये वैक्सीन खोज लिया, वो वैक्सीन खोज लिया, ये खोज लिया, हमको क्या सोचना है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हमको क्या सोचना। नहीं, आपको केवल उसका अच्छा पार्ट बताया जाता है। उसका दूसरा पक्ष जो खराब पहलू है, किसी का कितना लीवर ट्रांसप्लांटेशन कारगर होता है, यदि ये पहलू जान लीजिएगा तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा। ट्रांसप्लांटेशन इंदिरा गांधी में भी हुआ था, मरीज मर गया। तो ये सब चीज़ समझना होगा कि भाई कि कारगर नहीं होता। और अगर आप जिंदा भी रहते हैं तो आपका लाइफ का क्या क्वालिटी रह जाता है। ट्रांसप्लांट करा के अभी आप क्या कर लीजिएगा, आपको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाना होगा, क्योंकि वो दूसरे आदमी का किडनी या लीवर है। आपका इम्यून सिस्टम उसको बाहर ही समझेगा, हमेशा उसको हटाना चाहेगा। और ये लड़ाई को रोकने के लिए आपको जिंदगी भर इम्यूनिटी को कम करने वाला दवा खाना होगा, और इससे आप इन्फेक्शन से हमेशा ग्रसित होते रहिएगा। तो इसीलिए ये बात समझिए कि आपको अल्टीमेटली खुद को सुधारना ही होगा। ये अहंकार को तो खत्म करना ही होगा कि नहीं, हम हर चीज़ का दवा खोज लेंगे, हम तो इतने अमीर हैं, हमको क्या दिक्कत है। नहीं, ये सोच के काम नहीं चलेगा। आपको अपने आप को हर हाल में बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस धरती पर बिल्कुल ये फाइट वर्ड को बिल्कुल खत्म कीजिए, कहीं भी देखिए उसको इंडोर्स मत कीजिए। नेवर फाइट विथ कोरोना, याद रखिए, नेवर फाइट विथ कोरोना, जस्ट फाइट विथ योर सेल्फ। डोंट फाइट विथ एनी छोटा से छोटा बीमारी से लड़िए नहीं, खुद को सुधारिए। आप देखिए कि वो आपको आया क्यों, भगवान क्यों बनाया वायरस। वायरस कोई अजनबी बनाया है क्या? ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये तो भगवान ही बनाया है। वो आपको भी बनाया तो वायरस भी बनाया, क्यों बनाया? उसका एक काम है धरती पर। आज आपको नहीं पता है, ये अलग बात है, लेकिन ये वायरस का एक काम है, वो अच्छाई के लिए बनाया है। आप बीमार पड़े अपनी गलती से, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया, सुधरना हमको है। दुनिया को सुधारने के चक्कर में नहीं लड़ना है। और कभी भी ये अहंकार मत पले कि हम तो अब वैक्सीन ले लिए, अब हमको क्या होगा। नहीं, ये गलत धारणा है। और हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यही धारणा का प्रचार करते हुए हम हर डॉक्टर को देखें कि नहीं, अब क्या है, तो वैक्सीन है तो हो जाएगा, ये तो इससे ही कर लेंगे, उससे वो कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते आप। ये गलत धारणा में आप मरीज को गड्ढे में गिरा रहे हैं। उसको बोलिए कि तुमको सुधरना होगा, तुमको रोज 2 घंटा टहलना होगा, नहीं तो बीमारी नहीं जाएगा। खैर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि हेपेटाइटिस क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हमारा अपना अनुभव है। तो 90,000 मरीज का अनुभव आपको ये सुनने को मिल रहा है। तो दुनिया में कोई भी बीमारी क्यों होता है, ये आपका चीनी खाने से। तो अल्टीमेटली ये इंसुलिन क्यों बढ़ता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी। आप एक्टिविटी नहीं किया और कार्बोहाइड्रेट खाए एक्सेस, जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा, तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा, या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा तो वही तेजाब जाके लीवर में सिरोसिस करा देगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो फैटी लीवर कराएगा, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो उससे सिरोसिस होगा, और नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा लीवर में तो 10 प्रकार का इन्फेक्शन पकड़ेगा, तो हेपेटाइटिस पकड़ेगा। और हेपेटाइटिस खाली हेपेटाइटिस वायरस से ही नहीं होता। हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और भी वायरस से होता है। इवन हर्पिस वायरस भी हेपेटाइटिस कराता है, साइटोमेगालो वायरस भी हेपेटाइटिस कराता है। इसलिए ये सब याद रखिएगा कि खाली हेपेटाइटिस वायरस से ही हेपेटाइटिस होता है, ऐसा नहीं है। और अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो जाहिर सी बात है, चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। वो ज़्यादा चीनी खाया है तो उससे खाली हेपेटाइटिस वायरस ही आया होगा, ऐसा नहीं है। वो उसमें जो है कि आपको और भी बैक्टीरिया, फंगस भी आया होगा, वो भी उसको नुकसान करवा रहा होगा। इसलिए कभी भी चीज़ों को होलिस्टिक अप्रोच में देखिए, क्योंकि शरीर अलग नहीं है। जब आप किताब पढ़िएगा तो जब हेपेटाइटिस बी का किताब पढ़िएगा, चैप्टर पढ़िएगा, तो लगेगा हर चीज़ हेपेटाइटिस से भी है। अभी दुनिया में हर चीज़ बताया जा रहा है कोरोना ही है और कुछ है ही नहीं। आपको ऐसा आभास हो रहा है कि मानव जाति सब बीमारी पर जीत पा लिया, खाली कोरोना पर पाले ही आखिरी जीत मिल का पत्थर साबित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भ्रम भी कभी न कभी टूटेगा। कोरोना पर हम बहुत प्रकार का वीडियो बनाए, अब नहीं बोलते हैं क्योंकि दुनिया में देख रहे हैं अभी पागलपन जारी है, तो अब इसमें बोलना उचित नहीं है, क्योंकि ये जिंदा रखा जा रहा है ये पागलपन को।
तो इसलिए ये अब कभी कभी इसको ऐसे बोलने पर सही चीज़ भी बोलिएगा तो उसको कानून के दृष्टिकोण से उसको खराब माना जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो लोग अपने सुधरेंगे, अपने समझेंगे। तो उस पर जिनको जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर में जाकर के पीछे जाएंगे, उनको कोरोना पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उसके हर एस्पेक्ट पर। एक वैक्सीन का वीडियो जो यूट्यूब वाले हटा दिए कि वैक्सीन का सच जो हम बनाए थे, वो फेसबुक पर हमारे फेसबुक पर मौजूद है, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। खैर जो भी हो, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हेपेटाइटिस क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। बंद कर दीजिए चीनी खाना। किसको कहते हैं चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो फिर ये चीनी भगवान बनाया क्यों? ये उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा चलना, उसको क्या खाना चाहिए? उसको खाना चाहिए दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 थाली कुकर का चावल खाने का अर्थ है कि आपको कम से कम 5000 कदम चलना चाहिए। आप खाए और नहीं चले तो फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी धरेगा। अगर शरीर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया तोंद में, तो दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के तोंद को ढक देगा, लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर का बीमारी, बीपी का बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द आर्टरीज करा देगा। उसके चलते आर्टरी संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। हार्ट के नली में यानी कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमेगा तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी। दिमाग के नली यानी सेरेब्रल आर्टरीज में चर्बी जमेगा तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। या और अगर दिमाग के नली के बाहर में जमेगा तो उसके चलते माइग्रेन हो जाएगा और अधकपारी दर्द। और अगर ओवरऑल जमेगा बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सारा स्किज़ोफ्रेनिया सब होने लगेगा। चर्बी यहाँ जमेगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में जमेगा, खराटा शुरू हो जाएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। लीवर में चर्बी जमेगा तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। और पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम गया तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। टेस्टिस में चर्बी जम गया तो टेस्टिस का साइज बढ़ेगा, उसके चलते उस टेस्टिस में जो है कि टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, उसके चलते नपुंसकता आने लगेगा, धात सिंड्रोम। किसी नस में चर्बी जम गया तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम गया, किडनी उड़ेगा। और ये शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगी। नंबर 1 बात, ये मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको भगवान 60% लीवर फालतू दिया है, लेकिन अगर फिर भी हम इतना न चीनी खाएं कि उसको वहाँ जमा करते जाएं तो क्या होगा? वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, उसको कुमलाहट होने लगेगा, उसको वर्किंग स्पेस नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से वो ज़्यादा लीवर सेल टूटने लगेगा और आपको बीमारी उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन उसको चारों ढंग से देखिए। आप खाली ये मत सोचिए कि खाली हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, नहीं। हेपेटाइटिस बी क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खाया तो चर्बी भी जमा हुआ तो फैटी लीवर भी हो गया होगा उसको। और एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता, खाली चर्बी नहीं तेजाब बनाता। तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता, खाली लीवर को नहीं और भी शरीर को, अंग को। जैसे सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरेसिस, सफ़ेद दाग, जुरपित्ती यानी अर्टिकेरिया, छाही यानी मेलाज्मा, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। और तेजाब अगर एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। और अगर बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया करा देगा।
सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ चीनी को क्या करता शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि हमारे पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय होगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा सिवली होगा जो ठीक ही ना होगा। यदि हमारे लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि हमारे लंग में चीनी छिड़का जाए तो भी कोरोना पकड़ेगा या फिर और भी इन्फेक्शन पकड़ेगा। यदि हमारे लीवर में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए जरूरत ज़्यादा तो फिर वहाँ पर भी तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा। ये जो है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सारा हेपेटाइटिस और दुनिया भर का और भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा। और अगर ये जो चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा है। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत से ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं चलिएगा तो ऐसे केस में ये चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जहर हो जाएगा। तो कम से कम वो भोजन तो मत खाइए इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। वो भोजन जैसे चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। खस्सी के मांस में ग्लाइकोजन नामक चीनी है। तो आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। आप ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च खाइए। इसमें से जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। यानी वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन, फैट ज़्यादा हो। तो वो भोजन ये है। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर गया रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद भी जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना, या चना का सत्तू या चना का बेसन मिला दीजिए। मिस्सी रोटी उसको कहते हैं, ताकि उसमें प्रोटीन और बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट और कम हो जाए। और 1 से 2 घंटा रोज टहलिए। तो इस ढंग से आप कितना भी पुराना आपको हेपेटाइटिस रोग हो ये आप ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, आप कितना भी वैक्सीन लगा लीजिए, कितना भी टेनोफोविर का गोली खा लीजिए, वो जब तक गोली खाइएगा कंट्रोल रखेगा, जैसी दवा छोड़िएगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको हेपेटाइटिस बी है तो खाली हेपेटाइटिस बी ही है। नहीं, आपने अलग अलग विभाग करके देख रहे हैं। भगवान जो शरीर बनाया है तो वो इकट्ठे बनाया है। आप जो गलत भोजन खाए हैं उसके चलते आपको खाली हेपेटाइटिस ही थोड़ी हुआ होगा, आपका लीवर ही खाली थोड़ी खराब हुआ होगा, आपका किडनी भी खराब हो रहा होगा, आपका दिमाग भी खराब हो रहा होगा, आपका हार्ट में खराब हो रहा होगा। आप जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी निकलेगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग लीवर दिखाने चले जाते हैं गैस्ट्रो डॉक्टर के पास, और गैस्ट्रो डॉक्टर खाली वही 2-3 लीवर का जांच लिखता है बस। और उसके बाद वो सोचता है वो हमारा काम ही नहीं है, वो बोल देता है रेफर टू फलाना, रेफर टू ढकाना। लेकिन इस ढंग से काम नहीं चलेगा। ज़्यादा जोगी मत हो जाओ। तो अगर हमसे जॉन्डिस ठीक नहीं होगा, अगर हमसे फैटी लीवर ठीक नहीं होगा, अगर हमसे हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में अलग से चर्म रोग होता कहाँ है? वो तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। हम लोग तो फैटी लीवर पकड़ लेते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के। अगर हम स्किन टैग देखते हैं, मस्सा गर्दन में देखिएगा, कांख में, गर्दन में मस्सा निकल जाता है, या फिर काला काला चमड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैंथोसिस, या आंखों का काला घेरा हो गया, या छाई हो गया, तो हम लोग तो उसी से पकड़ लेते हैं कि उसको फैटी लीवर होगा। वो आदमी अगर जांच कराए तो करीब करीब मोर देन 80% केस में उसका SGPT बढ़ा हुआ आएगा, निश्चित रूप से बढ़ा हुआ आएगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर समझिए हो गया है। तो हम लोग चमड़ा देखकर अंदर की कहानी को पढ़ते हैं। तो अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक्जिमा का मरीज आया, कोई अर्टिकेरिया जुरपित्ती का मरीज आया, और जुरपित्ती के साथ साथ उसको कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी है, तो हमसे ये अर्टिकेरिया जड़ से तभी जाएगा जब हमसे वो हेपेटाइटिस बी और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ठीक होगा, क्योंकि दोनों तो जुड़ा हुआ है। और जब हम भोजन बदल देंगे तो हर बीमारी चला जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत है लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपसे कोई कहता है कि देखो ना यार हम बीमार हो गए,
आप उससे तत्क्षण पूछेगा कि कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि हम स्वस्थ हैं, तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का वो रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे। स्वास्थ्य से भटक के आप किडनी रोग की दिशा में गए होंगे, कि लीवर रोग की दिशा में गए होंगे, कि कैंसर की दिशा में गए होंगे, कि मानसिक रोग की दिशा में गए होंगे, कि कोविड कोरोना की दिशा में गए होंगे। आपका मंजिल क्या है? आपका मंजिल है पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाना। इस धरती पर कोई भी आदमी बीमार है, उसका मंजिल क्या है? उसका मंजिल तो एक ही है, पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाना। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप जहां भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आसान हो जाएगा। यानी जिन रास्तों पर चल के आप स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए, तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप अभी तक जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे। एक आलू में 8 चम्मच चीनी, एक दिन में 5 आलू आप खाते थे। पिज्जा बर्गर में मैदा का चीनी आप जम के खाते थे। खस्सी के मांस में ग्लाइकोजन का चीनी है, आप जम के एक दिन में 8 टुकड़ा खा लेते थे और मेहनत करते थे। कोल्ड ड्रिंक पीते थे, तो आगे चीनी है। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी, आप पता चला आप 1 किलो दूध पी लेते थे। एक दिन में 10 जो है 1 किलो आम खा जाते थे। तो भाई आम खाना गलत नहीं है, लेकिन खाएं तो चलना पड़ेगा ज़्यादा। दिक्कत यह है, गाड़ी में डीजल भराएं, गाड़ी चलाना होगा। आप खा तो लिए लेकिन बैठ गए। घर से निकलने की टेम्पू टेकर हाजिर, घर से निकलने की कार हाजिर। अब आप खाए और चले नहीं, तो आपके लिए फिजिक्स का फार्मूला थोड़ी गलत हो जाएगा। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर 1 किलोमीटर पैदल चलें, कैलोरी तो केवल 85 ही न खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, एक आम 120 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। 1 कैलोरी को जलाने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप घुसा तो लिए लेकिन खर्च नहीं किए। और तो और आप डॉक्टर के पास गए, वो बोला नहीं नहीं देखो ना, हम ये टीका दे रहे हैं, ये टीका लगवा लो। और हर बार हम वायरल काउंट कराए जा रहे हैं उसका, हेपेटाइटिस बी का। पता चला एक बार जांच कर 3 से 5 हज़ार रुपये लगता है उसमें, हेपेटाइटिस बी का डीएनए काउंट कि कितना है उसका। वो जरूरत नहीं है। आप चीनी हटा लीजिए, चीटी स्वतः चला जाएगा। आप चीनी खाना छोड़ दीजिए, देखिए हेपेटाइटिस बी बिना टेनेफोवीर और बिना इंटरफेरॉन के हम लोग हेपेटाइटिस बी ठीक करते हैं। आप मरीज को भेज दीजिए, और सबसे अंत में लेकिन भेजिएगा उस मरीज को भेजिएगा जिसका हेपेटाइटिस बी कहीं भी दिखा रहा है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको हमारे पास भेज दीजिए। लेकिन वो तभी भेजिएगा जब वो भोजन बदलने को तैयार हो। वो बोलेगा हम अनार का जूस पीवे करेंगे, यानी फ्रुक्टोज हम पीवे करेंगे, हम जो है कि दूध पीवे करेंगे, और हम 10 मिनट टहलेंगे, और हम दाल पीवे नहीं करेंगे, हम 1 कटोरा दाल पिएंगे। उस मरीज को हमारे पास मत भेजिएगा, उस मरीज को नहीं, क्योंकि वो तो ठीक होगा ही नहीं। उसको तो ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ, एक ही काम होगा। पता चला 5 साल से दवा खा रहा है टिनोफोवीर, 3000 महीना कॉस्ट पड़ता है अगर आप टिनोफोवीर खाइएगा 300 मिलीग्राम वीकली। क्या वो लिखने हमको नहीं आता? वो तो लिख ही सकते, लेकिन ऐसे लिखा है मरीज में तो हम लोग लिखते ही हैं कि क्योंकि उसका इतना इम्यून पावर कमजोर हो जाता है एसिडिक के द्वारा भी, ऑटोइम्यून प्रोसेस के द्वारा भी शरीर में इतना तेजाब बना लेता है कि वो नहीं दीजिएगा तो और एस्टेरॉइड भी देना पड़ता है उसमें, तो फिर उसका वो फाइब्रोसिस पोर्शन जो रहा है। अच्छा, आपको हैंडल करना होगा तो अगर नहीं दीजिएगा तो वो पूरी तरह से फाइब्रोसिस भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए कभी भी किसी बीमारी का इलाज होलिस्टिक अप्रोच में करना चाहिए। लीवर डॉक्टर का भी एक कर्तव्य है कि अगर उसके पास मरीज आता है तो उसका पूरा जांच कराए। ये खाली लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कि हम एसिपिटी देख लिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज देख लिए, और सीरम प्रोटीन लेवल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन देख लिए, और जो है कि उसका नहीं, खाली इतनी जांच से नहीं होगा। एसजीपीटी, एसजीओटी देख लिए, बिलिरुबिन देख लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल नहीं, उसी से खाली नहीं, उसका पूरा जांच कराना चाहिए। क्योंकि उस जो गलत भोजन खाया है उसको तो और गड़बड़ी होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये संभव ही नहीं कि नहीं हो। तो इसीलिए यहीं पर वो लोग गलती करते हैं। जांच करा लेंगे, जैसे कि क्या गलती करते हैं लीवर के डॉक्टर? गलती ये करते हैं कि फाइब्रो स्कैन तक करा लिए कि ठीक है लीवर में कितना, आजकल एक जांच होता है फाइब्रो स्कैन, स्पेशल प्रकार का अल्ट्रासाउंड है जो आपको बता देता है कि फाइब्रोसिस कितना % हुआ है। ठीक है, आप फाइब्रोसिस देख लिए, कोई खास अच्छी बात है। आप देख लिए कितना % फैट जमा है, फैटी लीवर का ग्रेडिंग कर देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, वो सब ठीक है। लेकिन इवन एंडोस्कोपी करके भी देखे, वो भी ठीक है। लेकिन हमारा कहना है खून का भी पूरा जांच कराइए आप, CBC, LFT, KFT भी कराइए, किडनी फंक्शन भी देखिए, क्योंकि उसको पक्का गड़बड़ाया होगा। और जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो उसका सब बीमारियाँ ठीक हो जाएगा। उसको एक को डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, सब बीमारियाँ ठीक हो जाएगा।
तो हम जिस मिशन में लगे हुए हैं, हम आपको आपका अधिकार दे देना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय है जीवन में कि मरीज खुद अपना चिकित्सक बन जाए। लेकिन इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा। खुद अपना चिकित्सक बनने का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप चिकित्सक से बैर मोल लेने, नहीं 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 नहीं, ये सेंस नहीं है हमारा। ये सेंस नहीं है कि हम किसी को अपमानित करना और किसी के काम को कम करके नहीं आंक रहे हैं। नहीं, जो गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को हम कमतर नहीं आंक रहे हैं। ये भूल मत कीजिएगा कि नहीं कि कोई बोल दिया कि नहीं आयुर्वेदिक से ठीक हो तो बाकी एलोपैथ मूर्ख है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस धरती पर सबका योगदान है, सबको अपना अपना योगदान करना है। क्योंकि हर प्रकार का मरीज है। अब जो मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, अब ट्रांसप्लांटेशन तो हम करेंगे नहीं। तो अगर मान लिया कि आप बिल्कुल खराब ही कर लिए हैं, तो अब ये समझाने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो आपका चिड़िया चुग गई खेत। तो उस समय तो वो हार्ट सर्जन काम देगा ही आपको। और बहुत बार आपको सीवियर एसाइटिस हो जाए, पूरा पानी फैल जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, तो ठीक है, ये डाइट का कंट्रोल आपको थोड़ा मदद करेगा। लेकिन उस कंडीशन में केवल डाइट कंट्रोल करके आप थोड़ी ठीक हो जाइएगा, वो तो आपको जाना ही पड़ेगा विशेषज्ञ के पास। विशेषज्ञ का अपना काम है। लेकिन हमारा जो ध्येय है कि जब तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, आप बस फैटी लीवर के स्टेज तक हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, हाँ, तो वो आप इस भोजन बदलने से ठीक हो जाइएगा। वो उसका वहाँ तक का इलाज वो आप हमारे पास भी आइएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसके पास नहीं जाइए, आप वहाँ भी जाइए। ये लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको चमड़े का भी बीमारी है, वो भी है, तो आप आराम से आ सकते हैं। ये डॉक्टर आपको दोनों चीज़ ठीक कर देगा। उसके लिए वो अलग जगह, उसके लिए अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो जब भोजन सुधार दीजिएगा, जब जड़ें धर लीजिएगा, तो फिर भी कौन सा बीमारी बचेगा। अलग अलग ब्रांच का बीमारी काटने का जरूरत, शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रूट ही कॉज पकड़ लिए। तो जो है कि तो इस बात को समझना होगा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको खाली हेपेटाइटिस बी नहीं है, उसको पूरा जांच कराना चाहिए। LFT, KFT, TSH, NT-TPO, ये CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, RA फैक्टर, NT-CCP, वो सारा जांच उसको जो है कि कराना चाहिए। कार्सिनोमेटोनिक एंटीजन, अल्फा पीटोप्रोटीन, वो सारा जांच, इंसुलिन लेवल, इंसुलिन फास्टिंग PP, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, होमा IR, ये सारा जांच कराना चाहिए। और LH-FSH जांच हो गया, फिर आपका जो हो गया टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारा जांच करा के देखना चाहिए। एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस वायरस, वो सब जांच करा के देखना चाहिए। टॉर्च का जांच, ताकि उसका और क्या क्या गड़बड़ी है वो आप दिखा सकें। और इसमें तो जादू आपको हो जाएगा। अगर आप जांच करा दीजिएगा सब, तो यकीन मानिए कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा ही निकलेगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि मरीज को समझ में आ जाएगा कि वो खाली लीवर की बीमारी से पीड़ित नहीं है, वो गलत भोजन खाया है, उसके चलते और भी उसको बीमारी हुआ है। तो उसके अंदर ज़्यादा अंदर स्वतः प्रज्ञा जगेगा कि नहीं नहीं भैया, अब हमको गलत भोजन छोड़ देना है और हमको रोज़ टहलना है, क्योंकि अब हम ज़्यादा भारी विपत्ति में पड़ेंगे। हो सकता है उसको लगे यार हल्का फुल्का हेपेटाइटिस भी है, वीडियो देख ले कि हेपेटाइटिस भी तो जिंदगी भर रहता है, कुछ नहीं होता, तो रिलैक्स हो जाएगा। जब तो चेंज नहीं करेगा अपना डाइट, तो आगे चल के हो सकता है हेपेटाइटिस भी नहीं हो, सीधे सीधे कैंसर भी हो जाओ, और कुछ नहीं हो पाता, सीधे लीवर का कैंसर ही हो गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपको चीनी खाने से डायबिटीज तो नहीं हुआ, पता चला कि सीधे सीधी आपको हाइपरटेंशन धर लिया। अब लोग क्या बोलेंगे, बीपी है तो नमक बंद कर दो। मेडिकल साइंस में भी अभी भी बहुत कुछ सुधारना होगा। बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। खैर ये सब पर तो हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कोरोना के चलते ऐसे भी मरीज कम है, तो ये हमारा काम है कि भाई जो नॉलेज है वो जनता तक चला जाए और वो उसका लोग यूज करे। तो बहुत सारा ऐसा मरीज होगा जो हमसे कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन खाली भोजन बदल के वो 50% बीमारी तो जरूर ठीक कर देगा। इतना तो है कि 50% तो आप ठीक कर सकते, बाकी 50% दवाओं के द्वारा होगा। तो हम ये डिस्करेज नहीं करें कि डॉक्टर से नहीं मिलिए, नहीं, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलने में आपको हर्जा क्या है? डॉक्टर है क्यों? याद रखिए जो है कि डॉक्टरी बिना मरीज के नहीं हो सकता। हम जो भी सीखे उसमें उस मरीज का योगदान है, जो कि हमारा बात माना, हम जैसा बोले वो ऐसा किया और हमारे पास आके बताया कि देखिए डॉक्टर साहब ये दवा दिए हैं तो इससे हमको ये फ़ायदा हुआ है, तो हम तो उसके प्रति अनुग्रही थे कि वो हमको सिखाया। तो ये टू वे चीज़ है, ये संबंध है। तो इसीलिए तो ये समझना होगा कि हमको हेपेटाइटिस बी या फिर किसी भी बीमारी से निजात पाना है। हेपेटाइटिस बी से डरना नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप उतना लंबा टिनोफाविर खा सकें, अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप वैक्सीन ले सकें,
अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप इंटरफेरॉन का इलाज ले सकें, तो वैसे केस में अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप एल्बुमिन चढ़ा सकें, तो वैसे केस में कम से कम ये जो हमारा ये आपको हम बता रहे हैं ये आपके काम आ जाए, तो फिर ये ज्ञान की सार्थकता है। प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। और अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे तो अचानक दौड़ने मत लग जाइएगा, धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा जो फिजिकल लेवल है, धीरे धीरे चलिएगा, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। एक बारगी आप कभी नहीं टहलते थे, बैठे रहते थे, और एक बारगी दौड़ना मत शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर उसके चलते दिक्कत होगा, क्योंकि आपका शरीर को एक्लेमेटाइज करने में थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा और हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप एक चीज़ जान लीजिए, हर 7 साल में आदमी का शरीर बदलता है, तो आपका शरीर रिमॉडल होकर के चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा धीरज रखना होगा। दूसरी बात ये आप ये भी समझिए कि आपका लीवर में भगवान ने गुण दिया है सेल्फ रिजनरेशन का, यानी कि अगर आप अपना लीवर किसी को दान भी कर देते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका वो लीवर फिर से बन जाएगा। तो इसलिए दान अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इसको कभी खराब दृष्टिकोण से नहीं देखिएगा। लेकिन अगर आपको लीवर दान करना है तो उससे 1-2 महीना पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी इन द सेंस कि आप अपना सारा कार्ब्स बंद कर दीजिएगा, दाल जम के पीने लगिएगा, टहलना बढ़ा दीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैट हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि जिसको भी आप लीवर दे रहे हो वो बिल्कुल शुद्ध लीवर उसको मिले। पता चला आप खुद उसको फैटी लीवर करके दे रहे हैं तो वो बेचारे को उसको भी दिक्कत होगा। इसीलिए आप पहले अपना चर्बी हटा लीजिएगा। चर्बी हटाने का एक ही तरीका है कि आप जम के टहलना शुरू कर दीजिए, उल्टा काम कीजिए, यानी कि पहले नहीं मेहनत करते थे, जम के चीनी खाते थे, अब पता चला एक आदमी 10-10 रोटी खा रहा है। अब 10 रोटी आदमी थोड़ी खाता है, एक दिन में मैक्सिमम 5 रोटी खाइए, पर रोटी से पेट नहीं भरे, दाल अनलिमिटेड पी सकते हैं, हरा सब्जी अनलिमिटेड खाइए, लेकिन रोटी 5 से ज़्यादा मत खाइए। और तो जो है कि पता चला कि आप जम के खाते थे और नहीं टहलते थे, तो आप उल्टा काम कीजिए, अब जम के टहलिए और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन छोड़ दीजिए। तो फिर देखिएगा अंडा 2 से 4 कर दीजिए, अंडा में 0% कार्बोहाइड्रेट है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया, कोलेस्ट्रॉल को खराब खाद्य पदार्थ की श्रेणी से हटा के बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया, इसलिए सफोला गोल्ड का प्रचार बंद हो गया। यानी कि अब ये कहना कि हमारे तेल में जो है कि नहीं है चर्बी, तो ये कहने से उसका तेल बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए इस बात को समझिए और दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। तो हाँ, ये हमारा वीडियो उस मरीज के लिए है जो बिना दवा के अगर ठीक करना चाहे तो वो ज़रूर ठीक हो सकता है। आप अगर जांच करा के देखिएगा, आपका वायरल काउंट जो है करीब करीब 50% हो जाएगा बिना टिनोफोविर के। केवल भोजन बदल के आप वायरल काउंट को कम कर सकते, ये बिल्कुल संभव है। ये सारा चीज़ आपके पास ही हथियार है, बस आपको चेंज होने का ज़रूरत है और अपने मनस्थिति को बदलने का ज़रूरत है। फाइट नहीं करना है, डोंट फाइट विथ हेपेटाइटिस बी, दिस इज़ द सूत्र। ये सूत्र है हमारा कि हेपेटाइटिस बी से लड़ना नहीं है, उसको प्रणाम करना है और उस हेपेटाइटिस बी का अनुग्रहित होना है कि उसने आपको मौका दिया सुधरने का। क्योंकि अगर आप आज सुधरना शुरू कर दिए, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव देख करके आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिए, तो भविष्य के कैंसर से भी आप बच गए, भविष्य के हार्ट अटैक से भी बच गए, भविष्य के लकवा से आप बच गए, भविष्य के और भी कई रोगों से आप बच गए। क्योंकि दुनिया में अलग से हेपेटाइटिस का बीमारी नहीं होता, ये रट लीजिए, दुनिया में अलग से केवल हेपेटाइटिस का बीमारी नहीं होता। अगर किसी को हेपेटाइटिस है, इसका एक ही अर्थ है कि उसका और भी अंग जरूर गड़बड़ाया होगा, जो जांच में पता चलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा जांच कराना है और अंदर का गड़बड़ी पकड़ना है, ताकि समय से पहले बहुत सारी गड़बड़ियों को पकड़ के समय से पहले ज़्यादा भारी विपत्ति से बच जाएं। और आप हमारे पास केवल चमड़ा का रोगी नहीं, हेपेटाइटिस बी का रोगी भी भेज सकते, फैटी लीवर का भी रोगी भेज सकते, डायबिटीज़ का रोगी है, ब्लड प्रेशर का रोगी, थायराइड का रोगी, साइनोसाइटिस का रोगी, ये मेनिंजाइटिस का रोगी, ट्यूबरकुलोसिस का रोगी जिसको टीबी का दवा ठीक नहीं हो रहा है, उसको भी भेज सकते हैं, मिर्गी का रोगी भेज सकते हैं, एपिलेप्सी का। हाँ, लेकिन केवल उसी मरीज को भेजना है जो जड़ से अपने भोजन को चेंज करने की प्रतिज्ञा लिए हुए हो, उसी को भेजिए। जो कहेगा कि नहीं हम लड़ेंगे बीमारी से, तो उसको नहीं भेजिएगा। लड़ने वाला व्यक्ति का मतलब वो अहंकारी व्यक्ति है, वो अपने आप को नहीं सुधारना चाहता, उसको दुनिया को बदलने में दिलचस्पी है, खुद को बदलने में दिलचस्पी नहीं है। वो आदमी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए वैसे मनुष्य को, मूर्छित बेहोश व्यक्ति को भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो कि अपना डायबिटीज छुड़ाना हो, जिसको अपना थायराइड छुड़ाना हो, जिसको अपना हेपेटाइटिस छुड़ाना हो, गठिया जोड़ों में दर्द छुड़ाना हो, किसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, SLE, वो चाहे
ये जॉगरेन सिंड्रोम हो, उसको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो, स्क्लेरोडर्मा हो, डर्मेटोमाइसाइटिस हो, कोई भी प्रकार का ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, ऑटो इम्यून एनीमिया हो, उसको ठीक करना हो, प्लास्टिक एनीमिया हो, उसको जड़ से ठीक करना हो, तो उस मरीज को भी ज़रूर भेज दीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर हमारे ये यूट्यूब के वीडियो में भी आपको मिलेगा, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक में जिस पोस्ट में आप वीडियो देख रहे हैं उसमें भी नीचे में आपको वो मिल जाएगा हमारा फ़ोन नंबर हमारे हर पोस्ट में रहता है, हर ये में रहता है। वो फ़ोन नंबर से डायरेक्टली हमसे आप बातचीत कर सकते। बातचीत करने का समय है 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात, ये प्रेफरेबल टाइम है। तो इस टाइम आराम से हम फ़ोन रिसीव करते, और बिना आप कहीं भी हों, भारत के किसी भी हिस्से में हों, तो भी भारत के बाहर भी हों, तो भी आप हमसे इलाज ले सकते हैं, क्योंकि आजकल टेली डर्मेटोलॉजी का और टेली मेडिसिन का ज़माना है। तो आपका हम पूरा कंप्लेन सुनेंगे, आपको समझाएंगे, और दवा यहाँ से स्पीड पोस्ट से चला जाएगा। तो दूरी आपके इलाज में बाधा कभी नहीं बनेगी। कोई कोविड का रोगी हो, कोविड निमोनिया का रोगी हो, उसको भी आप ये नंबर दे सकते, लेकिन सबका सूत्र यही है, गलत भोजन बदलना। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आइए, हम सब मिल करके आप जागरूक हो जाएं और ये कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म करें, क्योंकि चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। आप चीनी नहीं खाइएगा तो हेपेटाइटिस बी का कीड़ा, अगर वायरस आपके शरीर में विषाणु आ भी गया तो अपने आप वो निकल जाएगा, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। हेपेटाइटिस बी के वायरस को भी, कोरोना के वायरस को भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिस ईश्वर ने आपको रचा है। इसीलिए अगर थोड़ा भी परमात्मा पर भरोसा है तो ये बात यकीन से मानिए कि वो किसी न किसी काम से बनाया गया है। आप भी बीमार इसलिए हो गए क्योंकि आपको जीवन जीने का नियम नहीं आता। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता, आप बिना मेहनत के चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट खाते गए। धर्म सिखाता दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, यानी मेहनत नहीं करना तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो आपने इस नियम को नहीं माना और गड्ढे में गिरे। और जो भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस कह दिया। पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस। इतना दिन पढ़ के, इतना दिन MBBS किए, MD किए, अमेरिका भी गए, वहाँ से भी